Hello, hello. Good evening, all of you. गुड इवनिंग सर। ओके, तो नाउ सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। माय नेम इज विपिन यादव। आई एम अ ट्रेनर ऑफ CH, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कॉम्शा सिक्योरिटी प्लस और कॉम्शा पेन टेस्ट प्लस। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट कंपनी के एडेक्स और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी। ओके, तो हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में, वो है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे वेबसाइट पे निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम बात करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है? जैसे आपको पता होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आजकल जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, आपको वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ये वल्नरेबिलिटी मिलती है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ओके, हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सर्वर है वो कैसे वर्क। सर्वर बेसिकली आपके दो, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर, क्लाइंट साइड सर्वर होते हैं, एक सर्वर, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होते हैं। ओके, तो जो आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है वो क्लाइंट साइड पे निकलती है, जिस पे हम वर्क करते हैं नॉर्मली। ओके, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं और किस तरह से हम उस वल्नरेबिलिटी को निकाल के उसका बेनिफिट ले सकते हैं और कंपनी को बता सकते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड आउट हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है। ओके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से कैसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने जावा स्क्रिप्ट कोड को इंजेक्ट कर सकते हैं यूआरएल में कि हमें उसकी एबिट्री फाइल्स मिल सके। ओके, तो XSS, क्रॉस साइट को हम XSS भी कहते हैं। ओके, तो XSS अलाउ करता है अटैकर को एग्जीक्यूट करने के लिए एबिट्री फाइल क्लाइंट साइड कोड। मतलब जो आपके क्लाइंट साइड कोड पे आपको अटैकर को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो एबिट्री कोड को एग्जीक्यूट करा सके। एबिट्री कोड आपके वो कोड होते हैं जिसकी हेल्प से आप मलेशियस पेलोड को इंजेक्ट करते हो वेबसाइट में, और वेबसाइट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुकीज, रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, तो XSS कैन बी यूज फॉर फिशिंग, एक्सट्रैक्टिंग डाटा, अकाउंट टेक ओवर एंड मच मोर। आप XSS वल्नरेबिलिटी की हेल्प से फिशिंग अटैक कर सकते हो, एक्सफिल्ट्रेशन डाटा मतलब किसी के डाटा को फैच कर सकते हो, उसके सर्वर से निकाल सकते हो, किसी का अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो। अकाउंट टेक ओवर में आपके जो आता है कुकीज, क्योंकि कुकीज एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी अकाउंट में लॉग इन होते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कुकीज किस लिए इंपॉर्टेंट थी, जैसे आप किसी भी पेज में लॉग इन होते हो तो लॉग इन होने के समय आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो वो यूजर नेम पासवर्ड सर्वर के पास जाता है और सर्वर के यहाँ से कुकीज आती है जिसमें वो यूजर नेम और पासवर्ड क्या रहता है, आपका स्टोर रहता है। तो जब भी आप सेकेंड टाइम उसमें लॉग इन होते हो उस वेबसाइट पे, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देना पड़ता, जिससे क्या है कि आपकी कुकीज हेल्प करती है आपको लॉग इन करवाने में। तो आपकी एक्सेस वल्नरेबिलिटी जो होती है, इसकी हेल्प से आप किसी के अकाउंट को भी कैप्चर कर सकते हो, उसकी कुकीज को कैप्चर करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेस डस
हाउ डस एक्सेस वर्क। अब एक्सेस वल्नरेबिलिटी जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वो किस तरह से वर्क करती है, कैसे वो एग्जीक्यूट होती, कैसे। तो सबसे पहले क्या है, ये अटैकर को अलाउ करती है टू इंजेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द पेज। ओके, ये जावास्क्रिप्ट कोड को क्या करती है, एग्जीक्यूट करने की आप यूजर को, अटैकर को क्या देती है, प्रिविलेज देती है। ओके, हिमांशु बताइए आपको क्या डाउट है। हेलो। ओके, तो आपको क्या करते हैं, ये अलाउ करते अटैकर को इंजेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट कोड में। ठीक है, अब कैसे, जैसे आपकी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट आपकी होती है स्क्रिप्ट अलर्ट वन। जब ये आप एग्जीक्यूट करते हो कमांड, तो इससे क्या होता है, पॉपअप जनरेट होता है। तो अटैकर क्या करते हैं, ये अटैकर को अलाउ करते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड क्या कर सकते हो, इंजेक्ट करते हो वेबसाइट पे, और उससे सेंसिटिव और एर्बिट्ररी इन्फो फाइल्स निकाल सकते हो। तो वो चीज आपको क्या करते हैं, जावा आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अलाउ करती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये कोड इज एग्जीक्यूट व्हेन द पेज इज लोड। ये जो कोड है आपका एग्जीक्यूट तब होता है जब क्या करते हो, आप पेज को लोड करते हो। जैसे हमने कोई भी कमांड इंजेक्ट करी वेबसाइट में, उसके बाद जब हम पेज को सबमिट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब ये कोड आपका एग्जीक्यूट होता है, और जिससे क्या होता है कि आपका पॉपअप क्रिएट करके देता है। उस पॉपअप के पे आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपने उस कोड में डाली होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट मशीन इज नॉट सर्वर। ये आपका कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होता है, आपका सर्वर पे नहीं। तो क्लाइंट साइड पे हम क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। अब किस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्नरेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसमें देखेंगे। ओके, तो उसके बाद अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मतलब जब हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नरेबिलिटी निकालते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे उस पे। तो आप जब भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नरेबिलिटी अगर किसी भी वेबसाइट में प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो उसके डाटा को, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसके कंटेंट को जो कि पेज में प्रेजेंट है। तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट में कर सकते हो, अगर आपको किसी की वेबसाइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नरेबिलिटी मिलती है। दूसरा क्या है, स्टील्थ अ यूजर कुकीज और सेशन। आप किसी भी यूजर की कुकीज को और सेशन को क्या कर सकते हो, स्टील कर सकते हो, वो निकाल सकते हो, और जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, यूजर के अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो उसके कुकीज उसके सेशन की हेल्प से। फिर थर्ड क्या है, सर्वर मलिशियस कंटेंट लाइक फिशिंग। आप अगर क्या कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो उससे क्या है कि आप मलिशियस कंटेंट क्या, जैसे फिशिंग अटैक आप परफॉर्म कर सकते हो, आप किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग आप कर सकते हो जब आपको किसी वेबसाइट के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिलती है। ओके, अब बात करते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपकी कितने टाइप की होती है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो सबसे पहले होती है वो रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस। रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस जो होता है, बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि आप कोई भी यूजर का इनपुट डालते हो, और वो इनपुट आपको रिफ्लेक्ट होके आपको अपनी स्क्रीन पे दिखता है। तो उस वल्नरेबिलिटी को आपको रिफ्लेक्टेड कहते हैं। क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे की तरफ देखें किस तरह से हम इस वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है परसिस्टेंस या स्टोर एक्सेसेस। परसिस्टेंस या स्टोर एक्सेसेस क्या होता है, जिसमें कि आप किसी भी कमेंट सेक्शन में अपने स्क्रिप्ट को, अपने मलिशियस पेलोड को इंजेक्ट करते हो। उसके बाद आप उसके उस
पेलोड की हेल्प से, उसके कमेंट सेक्शन में जो आपने पुट करा है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देन लास्ट है इसका डोम बेस्ड एक्सेसेस। तो हम इनमें से जो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और जो हमारा आज का एजेंडा भी है वो रिफ्लेक्टेड और परसिस्टेंट स्टोर एक्सेसेस पे है। तो हम इस पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये चीज हमने पढ़ लिया कि क्या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, कितने टाइप की होती है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, कैसे वर्क करती है। अब जो सबसे मेन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी वेबसाइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, और कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू इंजेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द पेज। मतलब आपको पेज पे जावास्क्रिप्ट का कोड को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट के आपके डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट अलर्ट, फिर इमेज। सो डिफरेंट डिफरेंट हम पेलोड को इंजेक्ट करके देखेंगे क्या वो जो वेबसाइट है वो वनरेबल है या वनरेबल नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है, टेक्स्ट बॉक्स एंड यूआरएल पैरामीटर इन द फॉर्म। अब जो इसके जो बॉक्स होता है या यूआरएल पैरामीटर होता है वो किस तरह से होगा। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि जो वर्नेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उसका पैरामीटर हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह का उसका पैरामीटर हो सकता है। तो आपको जो पैरामीटर होगा वो इसकी तरह होगा, http://abc.com, इसकी जगह आपकी कोई सी भी एक वेबसाइट हो सकती है, तो उस वेबसाइट का नाम, देन पेज डॉट php क्वेश्चन मार्क समथिंग इक्वल टू समथिंग। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये पैरामीटर बता रखा है कि इस तरह का आपका अगर कहीं पे भी पैरामीटर दिखता है, ठीक है, तो उस पे क्या है कि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक बार जरूर ट्राई करें। क्या पता उस पे एक्सएसएस की वर्नेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। तो इसलिए क्या है कि आपकी जो एक्सएसएस वर्नेबिलिटी जो होती है वो ज्यादातर इस पैरामीटर पे होती है। तो आप किस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हो ये चीज हम अभी देखेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे पहला टॉपिक जो इसका हमारा मेन टाइप था, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्टेड एक्सेस होता क्या है, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में क्या होता है कि जैसे जो अटैकर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वेबसाइट पे विजिट करता है और वेबसाइट के हर एक पैरामीटर को चेक करता है। तो उसके बाद वो देखता है कि जो भी वो इनपुट, आपके जो भी इनपुट फील्ड होते हैं उसमें इनपुट डालता है, और उसको वही इनपुट क्या है उसके स्क्रीन पे पॉपअप होके मिलता है। जैसे उसने लिखा होम, तो उसको क्या है होम उसके इनपुट पे आ रहा है, या फिर कुछ भी चीज लिख रहा है, जैसे लिख रहा है क्लॉथ, तो क्लॉथ उसकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्सेस की वर्नेबिलिटी हो सकती है। ओके, तो जो भी आप इनपुट फील्ड में जा डाल रहे हो और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उस तरह के जब भी आपको ऐसे आउटपुट दिखे तो उसमें क्या है आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी हो सकती है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा उसको टेस्ट करना होगा कि किस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्रॉस साइट रिफ्लेक्टेड एक्सेस वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ओके, अब उसके बाद जैसे हम बात करें कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं, तो एक अभी हमने जो डेमो पर्पस के लिए लिया है, आपकी DVWA मशीन ली है, ठीक है, तो इसकी हमने IP लिख लिया। तो हम 121। ओके, तो हम जो अटैक परफॉर्म करेंगे वो DBWA पे करेंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्टेड एक्सेस है या नहीं है। ओके, तो हम पहले लॉगिन हो जाते हैं।
ओके तो जो हम इस पे बात करेंगे वो देखते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी को लो करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम हाई करते जाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्टेड एक्सेस में होता क्या है कि जैसे कोई भी आप आउटपुट दोगे, इनपुट फील्ड में कोई भी आप क्या कहते हैं इनपुट इसमें दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद क्या है, मेरे स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है हेलो हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप आउटपुट इस पे दे रहे हो, इस फील्ड में जो भी आप आउटपुट दोगे वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरह से आप यूआरएल में देखिए, इसके यूआरएल में हमने क्या है, जैसे हमने हेलो इनपुट फील्ड में हेलो डाला, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, नेम इक्वल टू हेलो। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो इसमें, वो आपको रिफ्लेक्ट होके आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिफ्लेक्टेड एक्सेस वर्नेबिलिटी हो सकती है। ओके तो इतना पता करने के बाद अब हमारा सेकंड काम क्या होता है कि हमें पेलोड को पता लगाना होता है। अब पेलोड इंजेक्ट करेंगे तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। आपकी जो वर्नेबिलिटी होती है वो नॉन परसिस्टेंस और नॉट स्टोर। अब नॉन परसिस्टेंट और नॉट स्टोर का जो बेसिक सा मतलब है वो ये है कि आपकी जो भी वर्नेबिलिटी होती है वो कभी भी स्टोर नहीं होती। इसका मतलब क्या है, आपने कोई भी इनपुट दिया, उसके बाद वो सीधा आपको रिफ्लेक्ट होके आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा, वो आपका कभी भी स्टोर नहीं होगा। ओके तो इस हम सीधे से कह सकते हैं कि हमने जो भी आउटपुट दिया, ओके वो हमें तुरंत ही रिफ्लेक्ट होके मिल जाएगा, वो आपके सर्वर पे जाके स्टोर नहीं होगा। तो नॉन परसिस्टेंट और नॉन स्टोर आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेस होती है। दूसरा क्या है, ओनली वर्क इफ द टारगेट विजिट स्पेशल क्राफ्ट यूआरएल। अभी कब, जब आपको कब दिखेगी, जब ये वर्नेबिलिटी है आपको कब दिखेगी, जब आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करोगे, विजिट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ यूआरएल दिखेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एबीसी वेबसाइट, फिर पेज, क्वेश्चन मार्क समथिंग इक्वल टू, यहाँ पे आपका नेम इक्वल टू आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे हेलो लिखा आता है। तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम आपको स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेंगे। उस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने के बाद देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके इतना समझ में आया सबको। अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें आपको एक पेलोड लगाते हैं सिंपल सा, जो कि जावा जावा कोड में, जावा स्क्रिप्ट में आपका पेलोड है। उसका यूज करके हम क्या करते हैं, पॉपअप करवाते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके तो आपका जो पेलोड है, स्क्रिप्ट, ओके तो अब ये क्या है, आपका पेलोड है। मैं आपको एक बार नोटपैड में दिखा देता हूँ ये कैस किस तरह से वर्क करता है। ओके तो ये जो आपका पेलोड है उसमें क्या है, सबसे पहले हमने यूज करा है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग आपका जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है, जो कि आपको क्या कहता है, एक स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपका यूज करा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है आपका अलर्ट। अलर्ट जो फंक्शन होता है वो आपका क्या करता है, पॉपअप करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ भी पॉपअप करवाना है, मुझे कुछ भी चीज चाहिए जो कि स्क्रीन पे मुझे पॉपअप के फॉर्म में चाहिए, कि हमें एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जो कि हमें वो इंफॉर्मेशन क्या करे, शो करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और उसमें क्या दे रखा हमने, एक्स एस एस,
तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेसेस को पॉपअप करवाना है अपनी स्क्रीन पे, तो इसलिए हम ये पेलोड को इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही हम पेलोड को सबमिट करेंगे, उसके बाद क्या है, आपके पॉपअप जनरेट हो रहा है। इससे क्या है कि आपको पता चल रहा है कि जो ये आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है, उसमें आपने अपने पेलोड को इंजेक्ट करा और वो पॉपअप के फॉर्म में आपको क्या है, रिफ्लेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं इसके यूआरएल में। तो यूआरएल में देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें इसने क्या कहते हैं, इनक्रिप्ट भी कर रखी है। जैसे यहाँ पे एस को, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 2, आपका एफ, तो ये क्या है, जो आपका क्या कहते हैं स्लैश था, उसको स्लैश को इसने एनकोड करके आपको शो करा है। ओके, ये आपकी वैल्यू एनकोडेड वैल्यू होती है किसकी, स्लैश की, परसेंटेज टू कैपिटल एफ। ओके, तो ये आपका शो होता है। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जब वल्नरेबिलिटी होती है, तो उसमें क्या है, किसी के अकाउंट की इंफॉर्मेशन, अकाउंट में लॉग इन हो सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो। अब किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी कमांड होती है स्क्रिप्ट। तो देखिए, हमने कमांड को रन करा, मैं आपको पहले नोटपैड पे दिखा देता हूँ जो हमने कमांड को रन करे थे। अब इसमें हमने थोड़ा चेंज करा, जैसे यहाँ पे हमने एक्सेस रिफ्लेक्ट कराया था, अब यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। अब हम क्या करवा रहे हैं, इसमें कुकीज को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब हमने लिखा अलर्ट, इस पहले तो हमने स्क्रिप्ट कमांड रन करी, क्योंकि स्क्रिप्ट कमांड आपकी जावा स्क्रिप्ट में यूज होते हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में, ओके, जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि आपको ये कमांड रन होती है। दूसरा क्या है, अलर्ट। अलर्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हम क्या कर सके, पॉपअप कर सके कि जो भी हमारा आउटपुट है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, अब डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज जब हमने रन करा, तो हमारा क्या है, एक प्रॉम्प्ट ओपन हुआ जो कि हमें बता रहा है कि आपकी जो क्या है, कुकीज ये है। ओके, तो ये आपकी कुकीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो किस किस तरह से हम किसी की भी कुकीज स्टील कर सकते हैं। ओके, तो कुकीज निकालना आ गया। तो ये था आपकी जो क्या कहते हैं, लो सिक्योरिटी पे आप किस तरह से किसी वेबसाइट की कुकीज फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं, जब हम मीडियम सिक्योरिटी पे जाएंगे, तो मीडियम सिक्योरिटी पे किस तरह से रिफ्लेक्टेड एक्सेस वल्नरेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या करते हैं, मीडियम करते हैं। तो अब हमने सिक्योरिटी लेवल मीडियम कर दिया। अब सिक्योरिटी लेवल मीडियम कर दिया, उसके बाद हमें सबसे पहले अपनी वही जो हमने पहले कमांड रन करी थी एक्सेस वाली, वो हम रन करके देखते हैं क्या वो कमांड जो हमारी लो पे रन हो रही थी, क्या वो मीडियम पे रन होगी। तो जैसे ही हमने इस पे स्क्रिप्ट वाली कमांड को, हमने अलर्ट वाले को फिर से रन करा, और जैसे हमने सबमिट करा, अब सबमिट करने के बाद एक चीज यहाँ पे आउटपुट पे देखो, आपकी यहाँ ऊपर तो दिखा रहा है कमांड एग्जीक्यूट हुई है, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, बट यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि आपको अलर्ट एक्सेस, बट हमें जो अलर्ट चाहिए था, वो एक्सेस चाहिए था, वो पॉपअप के फॉर्म में चाहिए था। तो अब ऐसा क्या हुआ, इसके बैकएंड में ऐसा क्या कोड था कि जो इसने हमें पॉपअप करके नहीं दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके व्यू सोर्स कोड पे जाएंगे। तो व्यू सोर्स कोड पे देखते हैं कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हमें पॉपअप नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसने बता रखा है कि एरे की एग्जिस्ट, आपको की के बारे में बता रखा है, नेट नेम गेट पैरामीटर, नेम गेट
इक्वल टू नल, तो मतलब यहाँ पे तो आपका नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका एल्स यूज कर रखा है, एल्स में क्या कर रखा है इसने, पहले तो आपको प्री लिख रखा है, उसके बाद हेलो लिखने के बाद इसने क्या करा है, इसने रिप्लेस कर दिया है, कि मतलब जो भी आप स्क्रिप्ट कमांड यूज करोगे वो क्या रिप्लेस हो जाएगी, उसे रिमूव कर देगा, उसे सैनिटाइज कर देगा। तो जब भी आप स्क्रिप्ट कमांड लगाने की कोशिश करोगे या स्क्रिप्ट कमांड को इंजेक्ट करोगे, तो वो क्या करेगा, आपका जो कम वो पॉपअप हो रहा था वो स्क्रिप्ट कमांड को रिमूव कर देगा। तो अब इसको कैसे बाईपास कर सकते हैं, तो उसको बाईपास करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसकी स्क्रिप्ट कमांड जो थी, जो ये वाली है, उसमें हम हल्का सा चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे, जैसे स्क्रिप्ट कमांड है, तो इसमें क्या है कि उसने कह रखा है सिर्फ स्क्रिप्ट कमांड जो स्मॉल लेटर में उसे ही वो फिल्टर कर रहा है। तो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो स्क्रिप्ट लिखा है उसे चेंज करेंगे, कुछ को कैपिटल और स्मॉल लेटर में करेंगे। जैसे यहाँ पे सी है तो सी को कैपिटल कर देते हैं, और फिर आपके पी को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है। अब जब हमने इसमें क्या है थोड़ी सी स्क्रिप्ट को चेंज करा, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए आपका क्या है आउटपुट, आपका हेलो आया, बट आपको रन नहीं हुआ। वेट 2 मिनट, फिर से हम करते हैं। यहाँ पे हमारे एस रिमूव हो गए थे इसलिए नहीं हुआ। ओके, अब हमने फिर से, ओके, ये स्क्रिप्ट कमांड हो गई हमारी। अब जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे, अब देखिए एक्सेस आ गया, आपका पॉपअप हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो उसमें सैनिटाइजेशन लगा था उसे हमने क्या कर दिया, जो हमने सैनिटाइजेशन आपका यूज करते इसमें सैनिटाइजेशन लगाया था उसको हमने बाईपास कर दिया है। ओके, इतना समझ में आया। अभी जिसकी क्वेरी में एक बार ये टॉपिक आपका एंड होगा, उसके बाद मैं आपको सबकी स्क्रिप्ट लूंगा कि प्रिंट फंक्शन, आप प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ओके, आप जैसे मैं अलर्ट यूज कर रहा हूँ, अलर्ट की जगह आप प्रिंट फंक्शन भी ले सकते हो। उस प्रिंट फंक्शन भी आपका क्या कहते हैं, आपका प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ओके, अभी हम इसलिए कहा है कि ताकि हमारे से पॉपअप हो जाए, पॉपअप के लिए कि ताकि हमें जो आउटपुट है वो सीधा क्या कह रहे हैं हमें स्क्रीन पे शो हो जाए। ओके, तो अब आपने देखा कि मीडियम सिक्योरिटी पे हम किस तरह से आपके क्या कहते हैं आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब उसी तरह से जैसे हमने क्या करा था, स्क्रिप्ट कमांड में चेंज करा था, अब जो है हम वो वाली कमांड यूज करेंगे जिसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज को प्रिंट करा था। बट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़े कैपिटल लेटर कर देंगे ताकि क्या है कि हमारा स्क्रिप्ट इजिली एग्जीक्यूट हो जाए। और सबमिट करेंगे, आपकी देखिए कुकीज हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये स्क्रिप्ट में क्या करा, हमने सिर्फ कैपिटल लेटर कर दिया जिसकी वजह से क्या है आपकी स्क्रिप्ट ने बाईपास कर दिया जो उस पर सैनिटाइजेशन लगा था। हमारा जो देखो मेन पर्पस होता है कि सबसे पहले कोड को समझना होता है कि कोड हमसे एक्चुअल में क्या डिमांड कर रहा है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि किस तरह से हम अब उसको बाईपास, उसके सैनिटाइजेशन को बाईपास कर सकते हैं। तो वहां पे क्या था, आपकी नॉर्मल स्क्रिप्ट कमांड लिखी थी कि जब भी आपकी स्क्रिप्ट कमांड आएंगी तभी जाके क्या है आप क्या कहते हैं स्क्रिप्ट कमांड जैसी आपकी आएगी उसे सैनिटाइज कर देंगे, और जैसे ही सैनिटाइज करेंगे आपका जो पेलोड है वो रन ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, उस स्क्रिप्ट कमांड को बाईपास करा। कैसे बाईपास करा, हमने अपने जो पैरामीटर है जिसमें आपके स्क्रिप्ट लिखा था हमने उसमें कुछ स्मॉल और कैपिटल लेटर कर दिए, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो सेंसिटिव होती है, पीएचपी लैंग्वेज जो होती है आपकी सेंसिटिव होती है, इसमें आपके हर एक कैरेक्टर मैच होने चाहिए तभी वो क्या है आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो हमने क्या करा, हमने वही चीज करा कि हमने कुछ लेटर कैपिटल कर दिए जिसकी वजह से क्या करा, उसने इजिली बाईपास कर दिया आपका। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं हाई सिक्योरिटी पे कि हाई सिक्योरिटी पे क्या आपका क्या कहते हैं वल्नरेबिलिटी निकल सकती है नहीं निकल सकती।
ओके, तो सबसे पहले हमने हाई पे करने के बाद हम जाते हैं सबसे पहले अपनी नॉर्मल वही कमांड जो इससे पहले स्क्रिप्ट सारी स्क्रिप्ट रन करके देखते हैं। स्क्रिप्ट अलर्ट वाली क्या रन होती है? नहीं, ये भी आपकी स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही। दूसरा क्या है, आपकी दूसरी वाली स्क्रिप्ट देखते हैं जिसमें हमने क्या करा था, चेंज करा था पैरामीटर। उसमें क्या होता है देखते हैं। ये भी देखो आपका प्रिंट हो गया बट ये नहीं दे रहा। तो अब हमें सबसे पहले इसके सोर्स कोड में जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में किस वजह से ये हमने अपने दोनों, जैसे हमने लो पे निकाली थी और मीडियम पे निकाली थी, वो सब तो हम चेक कर चुके हैं कि वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब हम क्या करते हैं, जाके देखते हैं। तो जब हमने सोर्स कोड देखा, सोर्स कोड में ऊपर आपका सेम वही पैरामीटर दे रखा है कि नेम, आपका नेम डालोगे तो नेम आपको फैच होकर आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इको हेलो लिखने के बाद इसने क्या करा है कि जितने भी आपके HTML स्पेशल कैरेक्टर हैं, HTML स्पेशल कैरेक्टर में आपका @ हर वो कैरेक्टर आता है जो कि आपके स्पेशल्स होते हैं, ठीक है। उन सबको क्या कर दे रहा है, वो सैनिटाइज कर दे रहा है। और सैनिटाइज करने के बाद आपका जो भी है आउटपुट क्या है, सीधा आपको सिंपल फॉर्म में क्या कर दे रहा है, आपको क्या कहते हैं, प्रिंट करके दे दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ना अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ठीक है वो आपके नॉर्मल जो पेलोड है उसे सैनिटाइज करके दे दे रहा है। क्या हम इस पेलोड को अगर हम इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, बैश 64 में इनक्रिप्ट करके एनकोड करके अगर हम इस फील्ड में डालें, तो क्या वो हमारा आउटपुट लेगा, हमें पॉपअप करके देगा या नहीं देगा? ओके, तो हम बैश 64 एनकोडर ऑनलाइन टूल पे आते हैं और यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, इस स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, आपकी पेस्ट करते हैं। ओके, अब ये आपकी फाइल हो गई, इसमें देखते हैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है नहीं करता। ये देखिए आपकी हर एक फाइल को ये क्या कर दे रहा है, आपके एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका इक्वल टू का साइन आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, आपने इस पे जो आपकी सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन लगा है, वो हर एक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी हो उसको सैनिटाइज कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको इस बाईपास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके हर एक पैरामीटर को इंजेक्ट, आपके जो पैरामीटर है उसको क्या कर दे रहा है, सैनिटाइज कर दे रहा है, जिसकी वजह से आप इसमें DVWA में हाई सिक्योरिटी में आप बाईपास नहीं कर सकते। किसको? इसको। तो ये आपका था क्या, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, कि आप किस तरह से किसी भी वेबसाइट में आप रिफ्लेक्टेड एक्सेस चेक कर सकते हो। अगर उसकी सिक्योरिटी हाई हुई तो आप किस तरह से, आप अगर आप पैरामीटर चेक करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे गए, ओके, वहां पे आपने पेलोड को इंजेक्ट करा और अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसने अपने जो वेबसाइट पे आपके जितने भी स्पेशल HTML स्पेशल कैरेक्टर थे उनको क्या कर रखा है, उनको सैनिटाइजेशन प्रोसेस में लगा रखा है कि जो भी अगर आता है कोई भी तो उसे क्या कर दो, सैनिटाइज कर दो। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में किसी को डाउट कोई? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टोर और परसिस्टेंट एक्सेसेस। ओके, गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। बैश 64 एनकोडिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम अपने जो कोड होते हैं, जो हमारे कोड होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो वेबसाइट है ना, वो आपके जो नॉर्मल पैरामीटर होते हैं, जो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जिसे हम कहते हैं आपके स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, उन टैग्स को क्या कर देते हैं, ये आपके, जैसे मैं अगर बताऊं, तो आपके जो टैग्स होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, जैसे आपका ये हो गया, ये टैग्स हो गया, फिर आपका ब्लैक शैश हो गया, ठीक है, और आपका
इन सब टैग्स को क्या कर देते, स्क्रिप्ट टैग्स हो गया, इनको क्या कर देते, सैनिटाइज कर देते, जैसे आपने मीडियम पे भी देखा था सैनिटाइज कर देते। तो जब हम बैश 64 में एनकोड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जितने भी पेलोड होते हैं वो आपके एनकोड हो जाते हैं, मतलब एक तरह से वेपराइज हो जाते हैं, जिससे कि क्या है कि इजीली जो आपका सैनिटाइजेशन प्रोसेस उसे बाईपास कर सके। बट इसमें क्या है कि आपका जो हाई सिक्योरिटी पे क्या है, इसमें इतनी आपकी सिक्योरिटी हाई है कि आपके जो बैश 64 में एनकोडिंग करने के बाद भी आपका जो वो कुकी, आपका जो पेलोड है वो बाईपास नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली अगर हम कहें सिंपल वर्ड में, बैश 64 आपके एनकोडिंग करने के लिए काम आता है। ये भी आपका सैनिटाइजेशन प्रोसेस से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे करते हो, अगर आप उसका कोड रिव्यू करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा और बर्ब शूट की हेल्प से देखोगे कि वो कौन सा प्रोसेस देता है। आप हर एक चीज का पता लगा सकते हो बर्ब शूट की हेल्प से। ओके, वो कौन सी एनकोडिंग यूज कर रहा है। और जब हम क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग फील्ड में होते हैं तो हम यही चीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो वेबसाइट है वो कौन सी एनकोडिंग यूज कर रहे हैं, बैश 64 या फिर कोई और यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि आपको ये भी पता लगाते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरह से अपना डाटा को प्रोसीड करती है। तो आप इजीली पता लगा सकते हो जब आप क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे और आपको क्या कहते हैं पेलोड को चेक करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर चेक करोगे, तब आपको ये चीज पता चलेगी। ओके। तो अब हम बात करते हैं, प्रशांत बताइए आपका क्या क्वेरी है। हेलो प्रशांत, आपकी क्या क्वेरी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोर और परसिस्टेंट एक्सेसेस। ओके, अब बात करते हैं स्टोर एक्सेसेस होता क्या है और परसिस्टेंस। तो स्टोर एक्सेसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि आप अपने पेलोड को, कोई भी पेलोड को इंजेक्ट करते हुए किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन पे अपने पेलोड को इंजेक्ट करते हो तो वो पेलोड आपके क्या होता है, सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो वो सर्वर पे जाके आपके पेलोड स्टोर होता है, उससे क्या होता है, उससे आपके जो वेबसाइट पे अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई पेलोड को इंजेक्ट कर दिया, सर्वर स्टोर एक्सेस है उसमें अपने अपने कोई जावास्क्रिप्ट के पेलोड को जो अभी हम यूज कर रहे थे, उसको क्या कर दिया आपने, उसमें क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब क्या है कि जो नेक्स्ट टाइम कोई भी पर्सन आएगा उस वेबसाइट को ओपन करेगा तो तुरंत ही क्या है, आपका जो आपने पेलोड एग्जीक्यूट कराया था वो क्या है, उस सर्वर पे जाके स्टोर है। तो जैसे ही वो वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा, उससे क्या है कि आपका जो पेलोड है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो उस पेलोड में इंफॉर्मेशन थी वो पॉपअप होके आपके पास आ जाएगी। तो स्टोर परसिस्टेंट जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टेड एक्सेस। क्योंकि रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, आपने कोई भी पेलोड डाला वो तुरंत ही आपको रिफ्लेक्ट होके मिल जाता है। बट स्टोर में क्या होता है, वो आपके डाटाबेस में स्टोर हो जाता है, जिसके बाद अगर कोई और भी यूजर आता है उस पे अगर क्लिक करता है उस यूआरएल पे, तो वो हर एक यूजर पे मिलता है जब तक आपका कोड को क्या है, आपका बाहर नहीं, बाहर की तरफ या फिर उस कोड को रिमूव नहीं कर दिया जाए। ओके, तो अब क्या है बता रखा है यहाँ पे, परसिस्टेंट और स्टोर ऑन द पेज ऑफ डीबी, आपके डीबी डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाते हैं। और एक बार जब वो स्टोर हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी यूजर उस पे आता है तो उससे क्या है, आपका एक्सेस, आपका जो कोड है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, द इंजेक्टेड कोड इज एग्जीक्यूटिंग एवरी टाइम द पेज इज लोड। आप जब भी पेज को लोड करोगे तुरंत ही आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जितने टाइम आप करोगे आप तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक क्या है आप उसको रिमूव नहीं कर देते। ओके, तो वो तब तक आपका उस पेज पे वहां पे स्टोर रहेगा।
अब चलते हैं, हम देख लेते हैं किस तरह से हम उसको स्टोर एक्सेसेस को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को लो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओके सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को लो करके सबमिट करते हैं। जैसे हमने सबमिट करा, उसके बाद क्या है, हमने स्टोर एक्सेस पे गए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया मैंने अपना नाम, उसके बाद क्या है, मैसेज में हमने लिख दिया ओके हेलो। जैसे हमने साइन साइन कैश बॉक्स में करा, देखो ये आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओके आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब इसको किस तरह से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी चीज करेंगे वो तुरंत ही आपका एग्जीक्यूट होके दिखेगा। अब इसे आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। हम इसके कोड में जाके देखते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार जरा हम यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट को रन करते हैं, जो हमारी स्क्रिप्ट है जो नॉर्मल है। ओके, यहाँ पे हम अपनी जो मैसेज बॉक्स है वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं, जैसे हमने क्या करा, साइन इन करा कैश बॉक्स, तो देखिए यहाँ पे एक पॉपअप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसे हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे क्या कहते हैं लोड हुआ है नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ पे जब हमने गए, यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी पेलोड है वहां पे यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये जो कोड है ना आपके क्या कहते हैं डाटाबेस में क्या है जाके स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो कोड है बैकएंड में जब जाओगे तो इसके आपके डाटाबेस में, अब जैसे मैंने फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने पे आपको रीसेंड, रीसेंड करने पे देखो फिर से आपका क्या है, कोड को एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसके डाटाबेस में क्या है, ये स्क्रिप्ट प्रेजेंट रहेगी, तब तक ये आपके कोड क्या है, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये आपके क्या होता है, ये आपके डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये तब तक, फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, आप कोई नया यूजर हो, किसी अटैकर ने क्या कर रखा है, उसमें अपना क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट एक पेलोड को इंजेक्ट कर रखा है। जैसे कुकीज की बात करें, तो उसने कुकीज का एक पेलोड को इंजेक्ट कर रखा है। उस इंजेक्ट कोड को जैसे ही उसने इंजेक्ट कर रखा है, अब आप वो न्यू यूजर, आप जैसे उस वेबसाइट पे जाओगे, जैसे आप एंटर करोगे, तो क्या कुकीज आपकी पॉपअप होके किसको मिल जाएगी, अटैकर को। तो अटैकर इस तरह से फायदा उठाता है स्टोर एक्सेसेस का। ओके, तो जैसे हम ओके करेंगे, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सी, जिसमें हमने क्या करा था, हमने कुकीज को प्रिंट करवाया था। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज स्क्रिप्ट।
अब ये क्या है, हम जैसे ही हम करेंगे साइन इन कैश बॉक्स में, तो तुरंत ही बुक्स में तुरंत ही हमें क्या है, आप पहले हमें एक्सेसेस की दिख रही है, ओके ओके। अब देखिए इसके बाद क्या है, सबसे पहले हमें कौन सी क्या कहते हैं स्क्रीन पॉपअप हुई, हमें जो स्क्रीन पॉपअप हुई वो आपकी क्या कहते हैं, आपकी एक्सेस की हुई, क्योंकि सबसे पहले हमने उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा था, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा था, तो इसलिए सबसे पहले वो वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद हमने क्या करा, हमने हमारी दूसरी आईडी गई थी जिसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज मंगवाई थी, तो उसके बाद वो क्या है, हमें कुकीज के फॉर्मेट में हमें दूसरे वाले पॉपअप में कुकीज दी, तो ये आपकी कुकीज है। इस तरह से आप स्टोर एक्सेस का यूज करके आप कुकीज फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट की। ओके कि जिसके यूजर नेम और आपको चाहिए यूजर क्रेडेंशियल, किसी के लॉगिन को अकाउंट लॉगिन का ओवरटेक करना है, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट से, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपको कुकीज मिल गई किसी के अकाउंट की, तो आप उसके अकाउंट का अपने हिसाब से अपने यूज के लिए कैसे भी कर सकते हो। ओके, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो सिक्योरिटी है उसको क्या करेंगे, मीडियम करेंगे। सिक्योरिटी मीडियम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्या कहते हैं इसमें फिर से देखेंगे कि क्या हमारा क्या कहते हैं कोड को एग्जीक्यूट। अब देखिए बार बार पॉपअप आपका आता जा रहा है, अब इसको लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सेटअप कर रखा है, सेटअप में क्रिएट और रीस्टार्ट डाटाबेस, तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो इसमें आपको बता रखा है आपका सेटअप सक्सेसफुली। ओके, एक बार हम करके देखते हैं, अभी भी हमारा पॉपअप हो रहा है। अब देखिए आपका पॉपअप नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी हमारा सेटअप था, जो भी स्टोर थी इंफॉर्मेशन उसके डाटाबेस में, वो हमने क्या कर दिए, वो हमने आपकी आ, जो भी थी वो सब रिमूव कर दिए। क्यों, क्योंकि बार बार हमें पॉपअप वही देखने से मिल रहा था, जो कि हम कुछ भी कमांड डाले थे हमें पॉपअप आया था, तो हमने क्या करा, जो भी डाटाबेस में रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हम मीडियम सिक्योरिटी पे देखते हैं कि क्या मीडियम सिक्योरिटी पे भी हमारा वर्क करता है जो पेलोड। तो सबसे पहले हम हेलो कमांड लिखते हैं और वही सिंपल सा पेलोड डालते हैं जो कि हमारा क्या था, हमने अपना एग्जीक्यूट करा था नॉर्मल सा, जो हमने लो सिक्योरिटी पे। XSS ओके, तो ये क्या है, हमने अपना क्या कहते हैं पेलोड को क्या करा, मतलब इंजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम करेंगे साइन इन गेस्ट बुक्स में, ये देखिए आपको तुरंत ही सीधा आपका आउटपुट आ गया, बट हमें क्या चाहिए था, पॉपअप चाहिए था, हमें पॉपअप मिला ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके सोर्स कोड पे जाएंगे, सोर्स कोड पे देखेंगे ऐसा क्या हुआ कि हमने जो आप अपना क्या कहते हैं अपनी स्क्रिप्ट रन करी, तो स्क्रिप्ट रन करने के बाद हमें पॉपअप नहीं मिला, हमें सीधा क्या आउटपुट मैसेज प्रिंट होके मिल गया। ओके, तो जब हम व्यू सोर्स कोड पे जाएंगे, अब हम मैं सोर्स कोड को बड़ा कर लेता हूँ, तो सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, इस सेट पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट को इस सेट कर रखा है। ओके, उसके बाद आपने जो भी मैसेज डालोगे वो आपका सिर्फ मैसेज और नेम आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, अब देखो इसने पहले सैनिटाइजेशन किस पे लगा रखा है, मैसेज पे, उसके बाद नेम पे। मतलब यहाँ पे अगर जो आपको प्रॉम्प्ट दे रखा है जिसमें आप यूजर नेम और मैसेज डालते हो, तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होने से पहले क्या है, उस पर कुछ सैनिटाइजेशन लगा रखी है। सैनिटाइजेशन में क्या कर रखा है कि आपका सबसे पहले क्या है, ट्रिम स्ट्रिप टैग्स, मतलब आपके जो टैग्स हैं फ्लैश टैग्स, वो टैग्स है, उनको क्या कर रखा है, रिमूव कर रखा है। दूसरा क्या है, आपकी जो माई रियल एस्केप कर रखा है। दूसरा क्या, एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर जो है वो भी आपके रिमूव कर रखे हैं। इसी तरह से आपके नेम सेक्शन में आपके स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के बाकी चीजें आपकी रिमूव कर रखी है। तो अब क्या है, हम एक बार ट्राई करेंगे दोनों पैरामीटर पे, एक बार नेम के अंदर भी पुट करेंगे और एक बार मैसेज सेक्शन में, कि क्या दोनों में है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट जो हमने पहले वाले एग्जीक्यूट करी थी उसमें कुछ कैरेक्टर को कैपिटल लेटर और कुछ कैरेक्टर को स्मॉल लेटर करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। स्क्रिप्ट
XSS, ये आपकी स्क्रिप्ट है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे हेलो कर दिया। ओके, जैसे हम करेंगे, आपकी ये भी स्क्रिप्ट क्या है, एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये भी क्या स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब एक बार जरा नेम सेक्शन पे जाके देखते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ मैं नेम सेक्शन में कुछ भी ऐड ऑन कर रहा हूँ, ऐड ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें जो लिमिटेशन थी वो कैरेक्टर की क्या है, खत्म हो गई। तो अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, नेम साइज 30 कैरेक्टर और मैक्सिमम लाइट 10। तो ये क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, टेक्स्ट साइज 30 है, इंस्पेक्ट पे जाके तो यहाँ 30 है तो इसे हम 100 कर देंगे। ओके, साइज का 100 कर देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर पाते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ को भी इंक्रीज कर देते हैं। इसे भी हम 100 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके कैरेक्टर ऐड ऑन हो जा रहे हैं। इससे पहले आपके कैरेक्टर ऐड ऑन नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद इसके आपके कैरेक्टर क्या है, ऐड ऑन हो रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी स्क्रिप्ट सही है। उसके बाद हम मैसेज बॉक्स में एक कोई नॉर्मल सी वर्ड डाल देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं स्क्रिप्ट हमारी जो कमांड है वो बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है। अब उसके बाद हम जब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे देखिए अब आपका क्या है, ये पैरामीटर पॉपअप दे रहा है। ओके, तो मतलब आपका नेम पैरामीटर आपका वनरेबल है। इसी तरह से हम एक बार मैसेज करेंगे। ओके, अब इससे नेम पैरामीटर से हम कुकीज निकालते हैं, इसकी कुकीज क्या हो सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश हुआ, उसके बाद फिर साइज 30 हो गया, मैक्सिमम लेंथ 10 हो गई, फिर से आपका वही सेम चीज आ गई। तो अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपका पेज लोड हुआ, अब हमें फिर से इसके साइज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट में लॉग इन होते हो, तो आपको जो पैरामीटर है वो क्या कर देते हैं, वो लिमिटेड कर देते हैं। तो उन लिमिटेड पैरामीटर को आपको क्या कर, इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ओके। तो यहाँ पे हम साइज जरा इसका क्या कर देते हैं, इसको भी 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। और यहाँ जो साइज था 30 था, इसे हम ओके, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ये वाली स्क्रिप्ट है, इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज निकालते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। ओके, अब नीचे हम क्या कहते हैं, नीचे एक मैसेज लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या है, एक्सेस आया क्योंकि आपके वो डाटाबेस में स्टोर था। ओके करा, फिर उसके बाद आपका क्या है, प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, आपका ये आउटपुट आया है। ओके, अब हम इसी चीज को मैसेज बॉक्स में करते हैं। पहले यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं स्क्रिप्ट को।
यहाँ से हम कॉपी कर, यहाँ पे स्क्रिप्ट डालते हैं। तो आपका सबसे पहले तो ये चीज हमें पता चलेगी कि जो नेम पैरामीटर वो क्या है, वनरेबल है। ओके, नेम पैरामीटर पता चल गया हमें वनरेबल है। अब हम मैसेज पैरामीटर को निकालते हैं कि क्या मैसेज पैरामीटर आपका वनरेबल है या नहीं है। ओके, तो थोड़े और कैरेक्टर हम कैपिटल कर लेते हैं ताकि सैनिटाइजेशन हम इजिली कर पाए। ओके, और इसमें दे देते हैं हेलो मैसेज। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको मैसेज ऑप्शन पे देखिए, तो मैसेज ऑप्शन पे आपका क्या है, आपका नेम, टेक्स्ट, मैसेज टाइप्स, आपको यहाँ पूरी हर एक चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना कॉलम 50, रो इतनी, और आपका विड्थ 100, आप मैसेज दे सकते हो। तो जैसे हम सबमिट करेंगे, आपका देखिए कोड एग्जीक्यूट हो गया। ओके, पहले PHP आईडी उसकी। अब देखिए यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने का क्या है, आपको यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या है, कुकीज मिल गई। ओके, बट ये आपकी जो कुकीज मिली थी ना, वो किसकी मिली थी, नेम सेशन की मिली थी, आपको क्या मैसेज ऑप्शन की नहीं मिली है। ओके, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आपका जो मैसेज ऑप्शन है वो वल्नरेबल नहीं है, आपका क्या है, नेम ऑप्शन क्या है, वल्नरेबल है। ओके, ये तो आपने जो अभी हमने बात करी वो क्या कर रहे हैं, HTML टैग्स की बात करी है। ओके, आपके इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपके HTML टैग्स नहीं होते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या कहते हैं, फिर आपके जावास्क्रिप्ट टैग बहुत बार वर्क नहीं करते, तो उसके बाद हमें क्या कहते हैं, HTML के टैग को ऐड ऑन करना पड़ता है। अब किस तरह से HTML करते हैं वो चीज अभी हम देखेंगे आगे। ओके, तो किस किस को स्टोर बेस्ड एक्सेस समझ में नहीं आए अभी, सबको आए स्टोर बेस्ड एक्सेस में, कोई डाउट आपका। हेलो, स्टोर बेस्ड एक्सेस में किसी का कोई डाउट। चैट बॉक्स में है। तो स्टोर बेस्ड वल्नरेबिलिटी जो है वो आपकी क्या करती है, आप किसी भी सेक्शन में जहां पे आपकी क्या कहते हैं, कोई भी चीज, जैसे कमेंट सेक्शन है आपकी वेबसाइट का, ये नहीं कहता कि मैं आप जो अभी टॉप वेबसाइट है उन पे जाइए, बट आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे कि क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। बट स्टोर क्या है कि इसमें आपके जो भी डाटा है वो आपका स्टोर होता है सर्वर पे जाके। ओके, तो आपको सबसे पहले प्रशांत थोड़ी बहुत क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जे क्वेरी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो भी हमने कोड है ना, वो जे क्वेरी में आपके इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमने अपने जो क्या कहते हैं कोड जो स्क्रिप्ट है उसे उठाया है और उसे सिर्फ सिंपल जाके पेस्ट करा है। उसके बाद हमने देखा कि क्या हमें क्या कोई आउटपुट आया है। हमने ना सबसे पहले सोर्स कोड को देखा कि सोर्स कोड एक्चुअल में क्या कह रहा है हमसे। सोर्स कोड देखने के बाद ही हमने क्या है अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा है, क्योंकि सोर्स कोड हमें क्या है, स्पेशल कैरेक्टर जो मैसेज बॉक्स में उसमें नहीं दे रहा था एग्जीक्यूट करने की परमिशन। ओके, बट उसने नेम ऑप्शन पे नहीं लगाया था, तो हमने क्या करा, नेम ऑप्शन पे निकाल ली वल्नरेबिलिटी। नेम ऑप्शन में क्या करा, अपना क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड डाला, उसके बाद हमने आउटपुट निकाला। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को, कि आपको किस पैरामीटर पे वल्नरेबिलिटी है। ओके, और किसी की कोई कोई क्वेरी, कोई डाउट। हेलो, और किसी को, तो आगे की तरफ हम कंटिन्यू करें। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरह से, हाउ टू प्रिवेंट एक्सेस अटैक। ओके, तो जो सबसे मेन चीज है, क्योंकि देखो क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर में किसी वेबसाइट पे या वर्क बाउंटी करते हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आप वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो उस ये पता होना चाहिए किस तरह से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो।
किस तरह से उसका मिटिगेशन आप बता सकते हो, क्योंकि जो डेवलपर होता है उसको इसके बारे में नहीं पता होता, तो डेवलपर को बताना पड़ता है, जो एक अटैकर होता है, जो पेन टेस्टर होता है, उसको बताना पड़ता है कि क्या क्या चीज है जो आपको अपने आउटपुट मतलब अपने कोड में चेंज करना होगा। उस कोड को चेंज करने के बाद आप किस तरह से एक्सेस वल्नरेबिलिटी से सिक्योर हो सकते हो। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बताना है, एक बार बताएंगे आप। डोम बेस्ड जो एक्सेस होता है ना, वो क्या है कि आपका जो है वो कोड के रिलेटेड निकलता है, ठीक है। जैसे आपको कोड है, HTML कोड है, उन स्क्रिप्ट कोड को हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। उसको डोम बेस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उस जावास्क्रिप्ट प्लस HTML की। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो HTML फॉर्मेट में बनी होती है। अब क्या होता है कि आप एक एज अ पेन टेस्टर सबसे पहले उस कोड को देखते हो, कोड कैसे लिखा गया है। उसके बाद ये चीज देखते हो आप किस तरह से उस कोड को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से उस कोड को ब्रेक करके आप उसमें से वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हो। तो डोम बेस का अगर मैं हो सका तो फ्यूचर में कभी लूंगा एक दिन आपका ऐसी सेशन, नहीं तो आप क्लास में कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, क्योंकि आज का जो हमारा मेनली एजेंडा है वो आपका रिफ्लेक्टेड एंड क्रॉस साइट रिफ्लेक्टेड और स्टोर का है, ठीक है। डोम बेस आप मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा, बट डोम बेस में क्या होता है कि हमें क्या है कि कोड को आपको ब्रेक करना पड़ता है। उस कोड को ब्रेक करने के बाद हम अपने कोड को इंजेक्ट करते हैं। ओके, देन हम उसमें से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि आपकी किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको सिंपल वर्ड में कहना है कि डोम बेस होता क्या है, तो डोम बेस में आपको HTML कोड को ब्रेक करना होता है। उन कोड को ब्रेक करने के बाद आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं किस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कर सकते हैं आप अपने आउटपुट को, मतलब आप प्रिवेंट किस तरह से एक्सेस अटैक से कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, फिल्टर इनटू इनपुट ऑन अराइवल। जब भी आपका कोई भी पर्सन इनपुट डाले तो आपको जो आपको फिल्टर है वो बोथ साइड लगाना पड़ता है। किस तरफ? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट होती है वो क्लाइंट साइड पे आपकी सिक्योरिटी लगा देती है। बट इसमें जो एक टूल आता है बर्ब शूट, मोस्टली आपने यूज भी करोगे या नहीं करा होगा तो किसी ने नाम सुन रखा है बर्ब शूट। तो बर्ब शूट क्या होता है, आपका मैन इन द ब्राउजर होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है अटैकर जो क्या कहते हैं क्लाइंट साइड पे जो फिल्ट्रेशन लगती है उसे बाईपास कर सकते हैं। तो जो आपका इनपुट फील्ड पे अगर आपको फिल्ट्रेशन लगानी है, फर्स्टली आपको क्लाइंट साइड पे लगानी है, सेकंड आपकी वो फिल्ट्रेशन सर्वर साइड पे भी लगनी चाहिए, जिससे क्या है कि आप क्या है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी से सिक्योर रह सकते हो। दूसरा क्या है, एनकोड डाटा ऑन आउटपुट। मतलब जो भी आपका डाटा आउटपुट के फॉर्म में आए वो क्या हो, एनकोड हो। एनकोड होने से क्या है कि कोई भी अटैकर उसे इजीली नहीं पढ़ पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो भी आपकी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, आपकी जो भी आउटपुट आ रहा है जैसे कुकीज हो गई या फिर आपका सेशन हो गया, जो भी सर्वर की तरफ से आ रहे हैं उससे क्या है सिक्योर हो जाए, क्योंकि कोई भी पर्सन एनकोडिंग इतनी इजी नहीं पढ़ सकता है। अब हर कोई अपनी डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग यूज करता है। ओके, तो इसलिए क्या है कि जो भी आपका आउटपुट हो उस आउटपुट को क्या है एनकोड करके आपको सेंड करें। थर्ड क्या है, यूज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हेडर। मतलब आपका रिस्पॉन्स हेडर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जब आप किसी वेबसाइट का स्कैनिंग करते हो तो स्कैनिंग में अगर आपने निक्टो टूल यूज करते होगे या फिर जैप या फिर बर्ब शूट, तो आप उनका हेडर देखना। उसमें हेडर में लिखा था बहुत सारी वेबसाइट में XSS हेडर इज नॉट प्रेजेंट। तो जब भी ये आपको निक्टो या डिफरेंट डिफरेंट टूल से स्कैनिंग करने पे आपको ये ऑप्शन दिखता है कि हेडर XSS हेडर इज नॉट प्रेजेंट,
इसका मतलब क्या है कि आप उस पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड इंजेक्ट कर सकते हो, और उस पेलोड को इंजेक्ट करने की वजह से क्या होता है, आपके जो भी सर्वर पे इंफॉर्मेशन रहती है, उसे उसे क्या कर सकते हो, आप इंजेक्ट करके अपने कोड से निकाल सकते हो, फैच कर सकते हो। तो अगर आपका क्या है, एप्रोप्रिएट हेडर रिस्पॉन्स आपका नहीं है। ओके, फिर क्या है आपका लास्ट, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, कि आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, कि आपकी हर एक वेबसाइट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती है, ठीक है, कि आपको किस तरह से जो कंटेंट है उसे सिक्योर रख सकते हो। क्योंकि क्या है कि कोई भी अटैकर अपने कोई भी पेलोड को इंजेक्ट करके क्या कर सकता है, आपकी वेबसाइट, आपके वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैच कर सकता है। तो उसको कैसे सिक्योर रख सकते हो, तो ये चीज आपको इसमें क्या कहते हैं रखनी होती है। तो इस तरह से आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आया? किसी को इसमें डाउट? अब जिसके क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ किस तरह से हम अगर हम जाएं रियल टाइम पे तो किस तरह से हम बेसिकली, या फिर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर आप अप्लाई कर सकते हो। किसी का कोई डाउट इसमें? किसी की कोई क्वेरी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पैरामीटर से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कि किस तरह से हम किसी वेबसाइट में फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। ओके, ओके, तो चलो हम अभी चलते हैं डीबीडब्ल्यू पे। एक चीज हमारी और रह गई थी, जैसे हमने यहाँ पे कोड को इंजेक्ट करा था। ओके, तो ये हमारा तो पेलोड हो गया था। अब एक बार हमें हाई सिक्योरिटी में चलते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करते हैं, टेस्टिंग करनी होती है। ओके, अब इसका जरा हम सोर्स कोड देखते हैं। अब इसमें देखिए आपको, जैसे पहले तो हमारा इसमें लग गया था, बट इसमें आप देखिए नेम ऑप्शन पे भी क्या है, आपका सैनिटाइजेशन प्रोसेस मतलब स्पेशल कैरेक्टर आपका इनबिल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप इस बार नेम पे भी नहीं लगा सकते। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे हाई पे हो गया, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अगर आपको जाना है वेबसाइट पे, पता करना है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपका मेन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपको किसी वेबसाइट पे जाना होगा, उस वेबसाइट को पूरी तरह से देखना होगा, हर एक पैरामीटर को चेक करना पड़ेगा, उसमें आप अपना नॉर्मल सा इनपुट डालिए। जैसे हमने रिफ्लेक्टेड में देखा था, रिफ्लेक्टेड में क्या था कि हमने जैसे यहाँ पे हेलो डाला था तो हमें हेलो आउटपुट आया था। तो आप इस तरह से जितने भी वेबसाइट में ऐसे पैरामीटर होंगे जो कि आपको तुरंत ही क्या है, रिफ्लेक्ट होके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से टेस्टिंग करनी है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाना है, उसका टेस्टिंग करनी है कि आपकी ये इस तरह से आपका आउटपुट आ रहा है, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो। एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम क्या कहते हैं कि हम दो तरह से टेस्टिंग करते हैं। ओके, अगर आप वेब पेन टेस्टिंग करते हो या बग बाउंटी की तरफ अपने आप को देख रहे हो, तो आपको ना जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग होती है वो आपकी मैनुअल टेस्टिंग होती है। क्योंकि आप अगर किसी ऑटोमेटेड टूल से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हो, तो उस ऑटोमेटेड टूल से कभी कभार आपकी फॉल्स पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी भी आ जाती है, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती, या फिर कुछ जो प्लगइन्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ बार वल्नरेबिलिटी आपकी आ जाती है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग में क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को चेक करते हैं।
अब इस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को चेक करने से आपको ये पता चलता है कि आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्चुअल में किस तरफ है। ओके, इतना हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी तो आपका एक टूल होता है बीफ। उस टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हो। उसके बाद आप मैन्युअली टेस्टिंग इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी स्टोर और एक्सेस वल्नरेबिलिटी, दो वल्नरेबिलिटी थी जो कि आज के हमारे टॉपिक में थी। ओके, अब किसी को डाउट है इसमें कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में रिफ्लेक्टेड या एक्सेस होता क्या है? जिसको भी डाउट है वो चैट बॉक्स में क्या है अपनी क्वेरी दे सकता है कि किसी भी जो टॉपिक है ऐसा जो नहीं समझ में आया, या फिर जब मैं कंटिन्यू कर रहा था अपना लेक्चर देन उनको पूछना था वो बीच में नहीं पूछे, देन पूछ सकते हैं अपने चैट बॉक्स में, क्या कहते हैं क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। हेलो, किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, कैफ, रोहित, अजमत, आपका किसी का कोई डाउट कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है या किस तरह से आप इसके पैरामीटर को चेक कर सकते हो? ठीक है, क्योंकि देखो पैरामीटर जो है आप नॉर्मली क्या है, सबसे पहले अगर आप करते हो किसी रिफ्लेक्टेड पे जाते हो और यहाँ पे कोई भी अगर आप आउटपुट जो फील्ड मिलती है वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको इस तरह से पैरामीटर मिलता है। जैसे मैंने आपको अपने इसमें बताया था कि अगर कोई भी पैरामीटर आपको किसी वेबसाइट में इस तरह का मिलता है कि HTTP, आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि कोई वेबसाइट में ऐसा पैरामीटर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट वनरेबल है। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, हो सकती है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्शन स्क्रिप्टिंग से वनरेबल हो, तो उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इस तरह से अपने पेलोड को इंजेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके, ठीक है। तो योगेश, आपको समझ में आया? योगेश, यस सर। कोई डाउट आपका? नहीं नहीं सर, अभी तो नहीं। ओके, गिनीश, सर एक क्वेरी थी, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, आपका कोई पीटी का बैच है अभी, पीटी से रिलेटेड, बर्ब शूट का? बर्ब शूट का? बर्ब राइट। शूट जो है आपका वो वेब एप्लीकेशन में आता है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में। तो अगर जी। आपको बर्ब शूट का प्रॉपर यूज सीखना है तो हम्म। आपको वेब एप्लीकेशन में आप क्लास लीजिए, उसमें आपको बताया जाता है कि आपको बर्ब शूट के कैसे यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। कैफ, कैफ आपका कोई डाउट? ओके, तो फिर मैं अपने थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। क्रॉस साइबर सिक्योरिटी जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, जैसे आपको क्या कहते हैं, आपको वेब से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी, या फिर आपको क्या कहते हैं मोबाइल पेन टेस्टिंग, APT, ओके, नेटवर्क से रिलेटेड, तो ये सब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप सीधा मुझसे कर सकते हो कांटेक्ट, जैसे ऐप से रिलेटेड, या फिर आप मोहित सर से बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी, और हमारे जो सर हैं मोहित सर, ठीक है, वो आपको क्या कहते हैं, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। ओके, तो ये चीज आपको क्या है, आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके,
और किसी का डाउट कोई? रोहित, अजमत, हेलो? No, sir. No, sir. I have no any doubts. ओके, आहू, ओके, तो सबको समझ ओके। एक्सएसएस और एक्सएक्सई में क्या डिफरेंस होता है? तो जो एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी होती है वो आपका क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट पे निकलती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल जो कोड होता है, एचटीएमएल जिसमें आपकी लैंग्वेज होती है, उसमें ये आपकी वल्नरेबिलिटी निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक्सएक्सई जो होती है, वो आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो क्या है, वो आपके क्या कहते हैं जो एक्सएक्सई, क्योंकि एचटीएमएल की ही तरह एक आपका कोड होता है एक्सएमएल, ठीक है। XML पे आपकी XXE वर्नेबिलिटी निकलती है। XML XML मार्कअप लैंग्वेज होती है, उसमें आपकी XSS वर्नेबिलिटी निकलती है, ओके। तो और आपकी जो XSS है वो HTML पे निकलती है, ओके। एक चीज मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एट द एंड जाते जाते ये भी बताऊंगा कि जैसे आपने अभी तक जितने भी कोड करे थे, ओके, आपने जितने भी कोड करे थे वो अभी तक सिर्फ उसमें करे थे जावा स्क्रिप्ट में, ओके। कुछ कोड है जो कि आप ट्राई कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट से हटके एचटीएमएल में, क्योंकि बहुत बार आपकी जावा स्क्रिप्ट ब्लॉक होती है, तो आप एचटीएमएल में अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे आपके कोड हैं इमेज src इक्वल टू ss ऑन, फर्स्टली हम सिक्योरिटी लो कर देते हैं, इक्वल टू अलर्ट ओके IMG। ये आपका क्या कहते हैं HTML का टैग होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वर्नेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी वर्नेबिलिटी क्या है, ओके। तो अब इसे एक बार मैं आपको कोड लिख के भी दिखा देता हूँ। इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो आपका कोड है वो ये है, ठीक है, IMG। इस तरह से आप HTML के भी कोड आप इंजेक्ट कर सकते हो इसमें, ओके। src इक्वल टू ss ऑन एरर इक्वल टू अलर्ट XSS। तो ये कोड है जो आप क्या कह सकते हो, रन कर सकते हो किसमें, कि अगर आपका बहुत बार स्क्रिप्ट टैग या डिफरेंट डिफरेंट टैग आपके क्या कहते हैं नहीं वर्क करते, तो इस टैग को भी आप रन कर सकते हो। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो ये क्या है आपका, एक तरह से ना, जब आपको HTML कोड जैसे जावास्क्रिप्ट कोड है वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं करते, ठीक है, वो आपके कभी कभार सैनिटाइजेशन कर देते हैं, तो आप इस तरह से HTML कोड भी लगा सकते हो, जिसकी हेल्प से क्या है कि आप वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके।
ठीक है। हेलो, और किसी का कोई डाउट? हेलो, और किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी? हेलो, तो सेशन यहीं पे एंड करें। ओके ओके, और किसी कोई डाउट, कोई किसी की क्वेरी? ओके, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Thank you, sir. ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर इस वेबिनार के लिए। ओके Thank you. Bye bye. ओके।